गाड़ी की देखभाल। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि गाड़ी की ठीक तरह से देखभाल कैसे की जाती है। गाड़ी को महफूज और सड़क के काबिल इस्तेमाल रखने के लिए रोज़ाना या हफ्तावार चेक करना मददगार साबित होता है। गाड़ी की ठीक तरह से देखभाल करने से न सिर्फ ज़हनी इत्मीनान हासिल होता है, बल्कि इसकी वजह से देखभाल के अखराजात कम हो जाते हैं, फ्यूल कम खर्च होता है और माशरे को साफ और सेहतमंद माहौल मुहैया होता है। गाड़ी की देखभाल के लिए गाड़ी चलाने वालों को एक सादा और जामे रूटीन अपनाने की ताकीद की जाती है, जिसे पावर या POWER कहा जाता है। P से पेट्रोल, O से ऑयल, W से वाटर यानी पानी, E से इलेक्ट्रिक, R से रबड़। आएं देखते हैं कि ये रूटीन मौसर अंदाज में कैसे काम करती है। पेट्रोल। लो फ्यूल लाइट के ऑन होने पर गाड़ी चलाने वालों को पेट्रोल स्टेशन जाने के अलावा गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वक्तन फवक्तन वो ऐसा करते दिखाई देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक कई गाड़ी चलाने वाले ख्याल करते हैं कि वार्निंग लाइट ऑन होने के बाद भी वो 50-60 किलोमीटर मजीद सफ़र कर सकते हैं, बल्कि कई ड्राइवर हजरात तो इस हद तक इस वार्निंग लाइट की परवाह नहीं करते कि आखिरकार पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और गाड़ी बंद हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक खाली या तकरीबन खाली पेट्रोल टैंक के साथ ड्राइविंग करना कोई अच्छा ख्याल नहीं है, क्योंकि फ्यूल गेज हमेशा दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि इसका दारोमदार ड्राइविंग के अंदाज और गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी जैसे कई मुख्तलिफ अवामिल पर होता है। टैंक में पेट्रोल का लेवल कम होने से गाड़ी के मंदरजा झैल हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है। कैटालिटिक कन्वर्टर, फ्यूल पंप, फ्यूल फिल्टर, जिसे बाद में मुरम्मत या तब्दील करवाना पड़ सकता है। अगर गाड़ी अचानक रुक जाए तो इसमें सवार लोगों को सहराई इलाके या किसी फ्री वे के बीच में रुकना पड़ सकता है, इसलिए गाड़ी चलाने वालों को इसे नज़र में रखना चाहिए। फ्यूल ख़त्म होने से बचने के लिए मंदरजा झैल तजावीज़ पर अमल किया जा सकता है। फ्यूल टैंक को कम से कम 1/4 भरा रखें। लंबे सफ़र हत्ता के काम पर जाने से पहले भी पेट्रोल भरवा लें, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले ट्रैफिक में फंस सकते हैं, जिसकी वजह से सफ़र लंबा हो सकता है। कितने किलोमीटर मज़ीद सफ़र किया जा सकता है, ये जानने के लिए गाड़ी पर भरोसा ना करें, क्योंकि इसके नंबरों की हद ड्राइविंग के अंदाज के मुताबिक ऊपर नीचे हो सकती है। अगर ज़रूरी हो तो करीब तरीन पेट्रोल स्टेशन का पता लगाने के लिए ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इको फ्रेंडली मसनूआत के अलावा डीजल और NGV जैसे फ्यूल भी दस्तयाब हैं, ताकि कस्टमर्स को पेट्रोल की वो किस्म फराहम की जा सके जिसकी उनकी गाड़ी को ज़रूरत हो। ऑयल। ऑटोमोबाइल इंजनों में कई मुतहर्रिक हिस्से होते हैं। जब ये हिस्से हरकत करके आपस में रगड़ खाते हैं तो फ्रिक्शन की ताकत से हरारत पैदा होती है। ऑयल इंजन को तेल फराहम करके इस हरारत को जज़्ब कर लेता है, जिसकी वजह से अंदरूनी हिस्से ज़्यादा गर्म हुए बगैर मौसर अंदाज में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। गाड़ी में कई तरह के ऑयल इस्तेमाल होते हैं, मसलन इंजन ऑयल, पावर स्टीयरिंग ऑयल, ब्रेक फ्लूइड, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑयल सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ियों के लिए, मैनुअल गियर ऑयल, क्लच फ्लूइड सिर्फ मैनुअल गाड़ियों के लिए, डिफरेंशियल ऑयल। आम तौर पर इन तमाम ऑयल्स को सुबह के वक्त चेक करना चाहिए जब इंजन ठंडा होता है। किसी भी ऑयल कैप को खोलने से पहले कैप के इर्द गिर्द की जगह को साफ कपड़े के साथ साफ कर लेना चाहिए, ताकि गर्द गुबार ऑयल में न गिर सके। इसके अलावा दुरुस्त रिजल्ट हासिल करने के लिए गाड़ी भी हमवार जगह पर खड़ी होनी चाहिए। आएं एक एक करके देखते हैं कि इन लेवल्स को ठीक तरह से बरकरार कैसे रखा जा सकता है। इंजन ऑयल। गाड़ी चलाने वालों को इंजन ऑयल बाकायदगी से चेक करने की ताकीद की जाती है। इंजन में लो ऑयल लेवल के साथ ड्राइविंग करने से ओवर हीटिंग और इंजन बंद हो जाने जैसे संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इंजन ऑयल चेक करने के लिए गाड़ी चलाने वालों को चाहिए कि हुड खोलें और इंजन ऑयल की डिप स्टिक तलाश करें। डिप स्टिक बाहर निकालकर इसे साफ कपड़े के साथ साफ करें। डिप स्टिक को मुकम्मल तौर पर दोबारा अंदर डाल दें, फिर बाहर निकालें और ऑयल लेवल चेक करें। ऑयल लेवल को F यानी फुल पर या इससे ज़रा नीचे होना चाहिए। इससे पता चलता है कि इंजन में काफ़ी मिकदार में ऑयल मौजूद है।
अगर ऑयल लेवल L यानी लो पर या इससे नीचे हो तो गाड़ी चलाने वाले को मजीद ऑयल डालना चाहिए। ऐसा करने के लिए ऑयल फिलर कैप तलाश करें, जो कि आमतौर पर इंजन के सबसे ऊपर होती है, जिस पर इंजन ऑयल का निशान होता है। कैप उतारकर दुरुस्त ऑयल लेवल के मुताबिक ऑयल डालें। फिलिंग के बाद कैप मजबूती के साथ दोबारा लगा दें। इंजन ऑयल बाकायदगी के साथ तब्दील करना ज़रूरी होता है, जिसका बुनियादी तौर पर ऑयल की टाइप पर इन्हिसार होता है। आमतौर पर हर 5 या 10,000 किलोमीटर के बाद ऑयल बदलना पड़ता है। पावर स्टीयरिंग फ्लूइड। पावर स्टीयरिंग सिस्टम के लिए हाइड्रोलिक मदद और पावर स्टीयरिंग पंप और स्टीयरिंग गियर के लिए तेल फराहम करता है। मतलूबा मिकदार में फ्लूइड न होने से स्टीयरिंग ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और स्टीयरिंग पंप के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का लेवल बाकायदगी से चेक करना और इसे पूरा रखना अहम है। पावर स्टीयरिंग फ्लूइड चेक करने के लिए गाड़ी चलाने वालों को चाहिए कि पावर स्टीयरिंग रेजरवायर तलाश करें। अगर रेजरवायर नीम शफाफ हो, यानी जिसमें आर पार देख सकते हों, तो फ्लूइड लेवल देखना आसान होता है। मेटल रेजरवायर की सूरत में डिप स्टिक इस्तेमाल करें, जो आमतौर पर कैप के साथ मुंसलिक होती है। कैप उतार कर लेवल चेक करें। अगर इंजन ठंडा हो तो डिप स्टिक पर कोल्ड मार्किंग देखें, और अगर इंजन गर्म हो तो हॉट मार्किंग। अगर लेवल लो हो तो फनल इस्तेमाल करते हुए मतलूबा मिकदार में फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता डाल दें। मैक्सिमम या मैक्स लाइन से ज़्यादा मत भरें। भरने के बाद कैप मजबूती के साथ दोबारा लगा दें। कई मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने लग गए हैं, ताकि इनकी गाड़ियां मज़ीद कम खर्च हो जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम के लिए फ्लूइड पंप दरकार नहीं होता, जिसे इंजन की रोटेशन की मदद से चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है। ब्रेक फ्लूइड किसी भी ऑटोमोबाइल के ब्रेकिंग सिस्टम में अहम किरदार अदा करता है। ब्रेक पेडल के दबने पर फ्लूइड ब्रेक लाइंस के जरिए मास्टर सिलेंडर से ब्रेक ड्रम या डिस्क तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी फ्रिक्शन की मदद से आहिस्ता हो जाती है। इस सिस्टम को ठीक तरह से काम करने के लिए पूरी मिकदार में ब्रेक फ्लूइड की ज़रूरत होती है। ब्रेक फ्लूइड चेक करने के लिए गाड़ी चलाने वालों को चाहिए कि हुड खोलें और मास्टर सिलेंडर रेजरवायर तलाश करें। ये आमतौर पर ड्राइवर की साइड पर इंजन बे के पीछे मौजूद होता है। रेजरवायर शफाफ होता है, जिस पर मिनिमम और मैक्सिमम की लाइंस लगी होती हैं। इस बात का इत्मीनान कर लें कि ब्रेक फ्लूइड का लेवल मैक्सिमम लाइन जितना या इससे कुछ कम हो। अगर लेवल इससे ज़्यादा कम हो तो ब्रेक फ्लूइड एहतियात के साथ मतलूबा लेवल तक डाल दें। फिलिंग के बाद रेजरवायर कैप दोबारा लगा दें। याद रखें, ब्रेक फ्लूइड जहरीला और जलन पैदा करने वाला होता है, इसलिए अगर आसपास बहे तो फौरन साफ कर लें। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड ATF। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड चेक करना निस्बतन आसान है और इसे बाकायदगी से चेक करना चाहिए, ताकि गाड़ी सहूलत और आसानी के साथ गियर बदलने के काबिल रहे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड चेक करने के मुंदरजा झैल मराहिल हैं। डिप स्टिक तलाश करें। इसे आमतौर पर इंजन के पीछे अक्सर सुर्ख रंग में ढूंढा जा सकता है। दुरुस्त लेवल हासिल करने के लिए इंजन को कुछ देर ऑन रखने की हिदायत की जाती है। ब्रेक पर पांव रखें और शिफ्टर के जरिए आहिस्ता आहिस्ता गियर बदलें। आखिर में पार्किंग ब्रेक ऑन रखते हुए शिफ्टर को पार्किंग मोड में ले आएं। डिप स्टिक निकालकर इसे साफ कपड़े से साफ करें, दोबारा लगाएं और फिर बाहर निकालें। अगर फ्लूइड लेवल डिप स्टिक के हॉट के निशान तक पहुंच जाए तो इसका मतलब है कि मज़ीद फ्लूइड डालने की ज़रूरत नहीं। फ्लूइड कम होने की सूरत में गाड़ी चलाने वालों को चाहिए कि फनल इस्तेमाल करते हुए डिप स्टिक ओपनिंग के जरिए फ्लूइड भर दें। फ्लूइड की तफसीलात और फिलिंग लोकेशन जानने के लिए गाड़ी के ओनर्स मैनुअल का मुताला करें। मैनुअल गियर ऑयल। मैनुअल ट्रांसमिशन फ्लूइड चेक करना आसान काम नहीं है, क्योंकि गियर बॉक्स गाड़ी के नीचे होता है, जिस तक आसानी से रसाई हासिल नहीं की जा सकती। गियर ऑयल लेवल चेक करवाने के लिए गाड़ी चलाने वालों को हिदायत की जाती है कि वो अपनी गाड़ी किसी वर्कशॉप या सर्विस स्टेशन पर ले जाएं। क्लच फ्लूइड सिर्फ मैनुअल गाड़ियों के लिए। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में बाकायदगी के साथ क्लच फ्लूइड लेवल चेक करना अहम होता है, ताकि क्लच सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचने से बचाया जा सके। इसे चेक करना ब्रेक फ्लूइड सिस्टम चेक करने जैसा ही होता है।
जिसमें शफाफ रिजर्वायर पर मिनिमम और मैक्सिमम का निशान लगा होता है। इस बात का इत्मीनान कर लें कि क्लच फ्लूइड लेवल मैक्सिमम लाइन के बराबर या इससे कुछ कम है। डिफरेंशियल ऑयल। डिफरेंशियल सिस्टम गाड़ी के पहियों को ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ रफ्तारों के साथ घूमने के काबिल बनाता है। डिफरेंशियल ऑयल चेक करना आसान काम नहीं है क्योंकि ये गाड़ी के नीचे होता है और इस तक आसानी के साथ रसाई हासिल नहीं की जा सकती। इसलिए जब भी इस ऑयल का लेवल चेक करने की ज़रूरत हो तो गाड़ी को वर्कशॉप ले जाने की ताकीद की जाती है। पानी। गाड़ी में पानी बुनियादी तौर पर कूलेंट और विंड स्क्रीन वॉशर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कूलेंट को इंजन की अंदरूनी हरारत को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलने के दौरान इंजन काफ़ी हरारत पैदा करता है और इसे मुसलसल ठंडा रखना पड़ता है ताकि इंजन को नुकसान न पहुंचे। ऐसा करने के लिए आम तौर पर कूलेंट लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है जिसे पानी और एंटीफ्रीज महलूल को मिलाकर तैयार किया जाता है। ये इंजन ब्लॉक से गुजरने के बाद गर्म हो जाता है, फिर ये रेडिएटर से गुजरता है जहां इसकी हरारत माहौल में ज़ायल हो जाती है और फिर ये वापस इंजन में पहुंच जाता है। रेडिएटर में सादा पानी भी डाला जा सकता है मगर कूलेंट इस्तेमाल करने की हिदायत की जाती है क्योंकि ये जंग दूर करता है और गलने से बचाता है। ये कम तर फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से जमता नहीं है। हाई बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ये इंजन को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रखता है। गाड़ी चलाने वालों को रेडिएटर और इसके रिजर्वायर टैंक में कूलेंट लेवल बरकरार रखने की ताकीद की जाती है। याद रखें, गर्म होने की सूरत में रेडिएटर कैप बराह रास्त कभी मत खोलें क्योंकि ऐसा करना शदीद जख्मी होने या किसी नुकसान का बायस बन सकता है। ऐसी सूरत में रिजर्वायर टैंक भरना चाहिए। आम तौर पर टैंक की साइड वॉल पर 2 लाइंस होती हैं जो मिनिमम और मैक्सिमम लेवल की निशानदही करती हैं। सिस्टम में कूलेंट के बिना रुकावट बहाव के लिए कूलेंट का लेवल मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विंड स्क्रीन वॉशर में सादा पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। आम तौर पर ये एक सफ़ेद नीम शफाफ कंटेनर होता है जिसकी कैप पर विंड स्क्रीन या पानी की अलामत होती है। टैंक में विंड स्क्रीन वॉशर फ्लूइड पूरा रखना अहम है ताकि ज़रूरत पड़ने पर विंड स्क्रीन साफ़ की जा सके क्योंकि मैली विंडशील्ड के साथ ड्राइविंग करना न सिर्फ तवज्जो तकसीम करता है बल्कि सड़कों पर सफ़र करने को मुश्किल और ख़तरनाक बना देता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को महफूज और काबिल एतमाद तरीके से चलाने के लिए इलेक्ट्रिक अहम किरदार अदा करती है। जब इंजन चल ना रहा हो या स्टार्ट हो रहा हो तो बैटरी बरक़ी तवानाई का बुनियादी ज़रिया होती है। जब इंजन चल रहा हो तो अल्टरनेटर बैटरी को रिचार्ज करके गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को पावर मुहैया करता है। आम तौर पर बैटरियां 2 तरह की होती हैं, वेट सेल बैटरी, मेंटेनेंस फ्री बैटरी। वेट सेल बैटरी जिसे फ्लडेड बैटरी भी कहा जाता है रिचार्जेबल बैटरी होती है। इसे मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि बैटरी का डिस्टिल वाटर बुखारात की सूरत में ज़ायल हो जाता है। गाड़ी चलाने वालों को इसे बाकायदगी के साथ चेक करना चाहिए ताकि डिस्टिल वाटर का लेवल अपर लेवल के बराबर कायम रखा जा सके जिसकी बैटरी के ऊपर वाज़ेह तौर पर निशानदही की जाती है। याद रखें, बैटरी में डिस्टिल वाटर भरने के दौरान मोहतात रहें क्योंकि इसके आसपास बहने की सूरत में गाड़ी के दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है। मेंटेनेंस फ्री बैटरी इस तरह डिज़ाइन की जाती है कि इसे खोलना या दोबारा भरना ना पड़े। लिहाजा जब मेंटेनेंस फ्री बैटरी चार्जिंग बरकरार रखने की सलाहियत खो दे तो इसे बैटरी पर बने हुए हाइड्रोमीटर आई की मदद से चेक करना चाहिए। मुख्तलिफ बैटरी मैन्युफैक्चरर्स आई की मुख्तलिफ किस्में बनाते हैं लेकिन बैटरी पर स्टिकर लगाकर मुमकिन रीडिंग्स की वजाहत कर दी जाती है। आम तौर पर ये रीडिंग्स मुंदरजा झैल के मुताबिक होती हैं। ग्रीन आई ठीक तरह से चार्ज शुदा बैटरी की निशानदही करती है। डार्क आई लो चार्ज की निशानदही करती है जिसे रिचार्ज किया जा सकता है। लाइट या येलो आई जाहिर करती है कि बैटरी को तब्दील करने की ज़रूरत है। रबड़ गाड़ी के पार्ट्स की कई इकसाम रबड़ से बनती हैं। रबड़ के चंद सबसे अहम हिस्से या पार्ट्स मुंदरजा झैल हैं: टायर, होज और पाइप, बेल्ट, वाइपर ब्लेड्स। टायर्स गाड़ी के सबसे अहम हिस्से होते हैं।
یہ گاڑی کا واحد حصہ ہوتا ہے جو سڑک کے ساتھ براہ راست لگا ہوتا ہے۔ ٹائر گاڑی اور اس میں بیٹھے افراد کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ یہ بریکنگ اور ایکسلریشن کے لیے ٹریکشن مہیا کرتا ہے، اسٹیئرنگ اور ڈائریکشنل کنٹرول برقرار رکھتا ہے، گاڑی کے وزن اور لوڈ کو سہارا فراہم کرتا ہے، سڑک کی ناہمواریوں کے خلاف شاک ایبزاربر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ٹائروں کی حفاظت کے لیے گاڑی چلانے والوں کو مندرجہ ذیل کا خیال رکھنا چاہیے: ٹائر کی ٹائپ اور سائز، ٹائر کی حالت، ٹائر الائنمنٹ، ٹائر کا ایئر پریشر۔ ٹائر کی ٹائپ اور سائز۔ ٹائر کی ٹائپ گاڑی اور ٹائر مینوفیکچررز کی باہمی مشاورت سے طے کی جاتی ہے، جس میں وہ سہولت، پرفارمنس، ہینڈلنگ اور ڈرائیونگ کنڈیشن جیسے تمام پہلوؤں کو نظر میں رکھتے ہیں۔ گاڑی چلانے والے ٹائر کی سائیڈ وال پر مختلف کوڈ اور مارکنگز دیکھ سکتے ہیں، جس پر مختلف اعداد اور حروف کی مدد سے ٹائر کے سائز کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، نیچے ٹائر کے سائز کی ایک پروفائل درج ہے، جس میں 225 ملی میٹر میں ٹائر سیکشن کی چوڑائی ہے، 55% میں ایسپیکٹ ریشو ہے، سائیڈ وال کی اونچائی تقسیم ٹائر کی چوڑائی۔ آر ریڈیل ہے، جو ٹائر کی کنسٹرکشن ٹائپ ظاہر کرتا ہے۔ 16 انچوں میں رم کا ڈایامیٹر ہے۔ 91 لوڈ انڈیکس ہے۔ وی اسپیڈ کی ریٹنگ ہے۔ گاڑی کے درست ٹائر کا انتخاب کرنے کے لیے یہ معلومات اہم ہیں۔ درست انتخاب کئی بنیادی عوامل پر اثر انداز ہوتا ہے، جیسے ڈرائیونگ میں سہولت، ٹائر کا نوائز لیول، فیول کنزمپشن ریٹ۔ ٹائر کی حالت۔ مندرجہ ذیل پیمانوں کی مدد سے ٹائر کی حالت چیک کی جا سکتی ہے: ٹائر کی عمر، ٹریڈ کی گہرائی، ٹریڈ ویئر انڈیکیٹر، ویژول انسپیکشن یا تنقیدی جائزہ۔ ٹائر کی عمر۔ اس خطے میں تاکید کی جاتی ہے کہ ٹائروں کو 4 سال سے زائد دورانیے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ٹائر کا مینوفیکچرنگ ہفتہ اور سال 4 عددی ڈاٹ کوڈ کی مدد سے چیک کیا جا سکتا ہے۔ پہلے 2 عدد مینوفیکچرنگ ہفتے جبکہ آخری 2 مینوفیکچرنگ سال کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 25/17 کا مطلب ہے 2017 کا 25واں ہفتہ۔ ٹریڈ کی گہرائی۔ ٹریڈ ٹائر کی بیرونی سطح ہوتی ہے جو سڑک کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہتی ہے۔ ربڑ کمپاؤنڈ کو سڑک پر گرفت رکھنے، کٹنے پھٹنے کے خلاف مزاحمت کرنے اور فرکشن کی وجہ سے پیدا ہونے والے زیادہ درجہ حرارت کو برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ نئے ٹائر کی ٹریڈ گہرائی تقریباً 8 ملی میٹر ہوتی ہے۔ ایک بار جب ٹریڈ کی گہرائی 3 ملی میٹر سے کم ہو جائے تو ٹائر اپنی اصلی خصوصیات کھو دیتا ہے۔ ٹریڈ کی کم سے کم قانونی شرط 1.6 ملی میٹر ہے۔ تاہم محفوظ رہنے کے لیے تاکید کی جاتی ہے کہ جب ٹریڈ کی گہرائی 3 ملی میٹر سے کم ہونے لگے تو فوراً ٹائر بدل لیے جائیں۔ ٹریڈ ویئر انڈیکیٹر۔ تکونی یا ٹرائنگل شکل کا حامل ٹائر ویئر انڈیکیٹر، جسے TWI بھی کہا جاتا ہے، ٹائر کے شولڈر پر واقع ہوتا ہے۔ یہ گرووز کے نیچے مختلف مقامات پر ٹریڈ ویئر انڈیکیٹر بار کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب یہ بارز واضح طور پر ملحقہ ربس کے برابر ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائر کی ٹریڈ 1.6 ملی میٹر سے زیادہ نہیں بچی، لہذا ٹریڈ کے اس بار لیول تک پہنچنے سے پہلے ٹائر تبدیل کر لینے چاہیے۔ ویژول انسپیکشن یا تنقیدی جائزہ۔ عام خرابیوں کی شناخت کے لیے ٹائروں کے ویژول انسپیکشن کی ہمیشہ تاکید کی جاتی ہے۔ ان خرابیوں میں شامل ہے سائیڈ وال کا پھٹنا، سائیڈ وال کا کٹنا، پھول جانا، اندرونی تہہ کا نظر آنا، پینیٹریشن ڈیمیج۔ ٹائر الائنمنٹ اور بیلنسنگ۔ ٹائروں کی حفاظت اور آرام دہ ڈرائیونگ کو یقینی بنانے کے لیے ویل الائنمنٹ اور بیلنسنگ بہت ضروری ہے۔ الائنمنٹ میں نہ ہونے کے باعث ویل ٹائروں کو جلدی اور بے قاعدگی سے خراب کرتے ہیں اور گاڑی کو سیدھی لائن میں چلنے یا بریک لگانے سے روکتے ہیں۔ ویلز کو الائن کرنے سے ٹائر کی لائف بڑھ جاتی ہے اور گاڑی ہموار سطحوں پر بالکل سیدھی چلتی ہے۔ ویل کی غلط بیلنسنگ سسپینشن، شاک ایبزاربرز اور اسٹیئرنگ کے حصوں پر اضافی دباؤ ڈالتی ہے، جو غیر معمولی تھرتھراہٹ اور شور کا باعث بنتی ہے، جسے کپنگ کہا جاتا ہے۔ ہر بار جب ایکسل پر نیا ٹائر چڑھایا جائے تو ویل کو ری بیلنس کر لینا چاہیے تاکہ اس کی ہموار روٹیشن کو یقینی بنایا جا سکے۔
टायरों की कारकर्दगी और लाइफ बढ़ाने के लिए गाड़ी चलाने वाले टायरों को बाकायदगी के साथ रोटेट कर सकते हैं। ताहम हर बार टायरों के बदलने पर व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवा लेनी चाहिए। ऑटोमेटिक, फौरी और दुरुस्त तरीक़ेकार के लिए कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट मशीन का इस्तेमाल करना बेहतर है। टायर का एयर प्रेशर गाड़ी का लोड बर्दाश्त करने के साथ साथ आरामदेह सफ़र को यकीनी बनाना टायरों का असल काम होता है। लिहाजा टायरों में हवा का दुरुस्त प्रेशर बरकरार रखना ज़रूरी है। दुरुस्त एयर प्रेशर गाड़ी के ओनर मैनुअल और गाड़ी में लगे प्ले कार्ड पर देखा जा सकता है। गाड़ी चलाने वालों को इसे बाकायदगी के साथ चेक करना चाहिए, तरजीहन हर 2 हफ्ते बाद, क्योंकि टायर का एयर प्रेशर कुदरती तौर पर 1 महीने में 2 PSI तक कम हो सकता है। हवा कम भरी हो या ज़्यादा, दोनों सूरतों में टायरों को आसानी से नुकसान पहुंच सकता है। टायर प्रेशर बरकरार रखने के लिए गाड़ी चलाने वालों को चाहिए कि टायर प्रेशर मापने के लिए मुनासिब टायर गेज का इस्तेमाल करें। प्रेशर चेक करें और सिर्फ तब हवा भरें जब टायर ठंडे हों। गाड़ी में चलने वाले टायर के मुकाबले में स्पेयर टायर में कम से कम 10% इजाफी हवा भरें। तजवीज़: टायरों में पुराने तरीके के मुताबिक हवा भरने के बजाय नाइट्रोजन भरें, क्योंकि ये टायरों को ठंडा रखती है, ज़्यादा देर तक बरकरार रहती है, तकरीबन 20% ज़्यादा चलती है। होज़ और पाइप इंजन कंपार्टमेंट में कई तरह के रबड़ और रबड़ जैसे होज़ होते हैं। इनमें शामिल हैं रेडिएटर होज़, हाइड्रोलिक होज़, फ्यूल होज़ और वैक्यूम होज़। अगरचे ये स्याही माइल रबड़ होज़ एक ही जैसे दिखाई देते हैं या एक ही साइज़ के लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे का नेमुल बदल नहीं होते, क्योंकि इन्हें मतलूबा हरारत, प्रेशर और क्रोजन की खसूसियात पर पूरा उतरना पड़ता है। रेडिएटर होज़ेज़ कूलेंट को होज़ेज़ के मदद से रेडिएटर से बाहर और रेडिएटर के अंदर मुंतकिल किया जाता है। एक होज़ रेडिएटर के ऊपर जबकि दूसरा नीचे की तरफ होता है। अगरचे ये दोनों ही कूलेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ताहम ये अपनी लंबाई, शक्ल और फंक्शन के एतबार से एक दूसरे से खासे मुख्तलिफ होते हैं। ऊपर वाला रेडिएटर होज़ गर्म कूलेंट को इंजन से रेडिएटर में ले जाता है, जबकि नीचे वाला होज़ अब इस ठंडे कूलेंट को रेडिएटर से वापस इंजन में ले आता है। हाइड्रोलिक होज़ ये ब्रेक और क्लच फ्लूइड्स को इंतहाई आसानी से एक से दूसरी जगह मुंतकिल करता है। फ्यूल होज़ ये इंजन को पावर देने के लिए फ्यूल को फ्यूल टैंक से कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्टरों में ले जाता है। वैक्यूम होज़ ये बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए दरकार हवा और फ्यूल के मिक्सचर का तयन करता है। चूंकि ये रबड़ से बने होते हैं, इसलिए ये आम तौर पर वक्त गुजरने के साथ साथ इंजन कंपार्टमेंट की ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से क्रैक या कमज़ोर हो जाते हैं। गाड़ी चलाने वालों को ताकीद की जाती है कि वो हफ्तावार और बिलखुसूस किसी लंबे सफ़र पर जाने से पहले इन होज़ेज़ को चेक कर लें। होज़ेज़ बदल लेने चाहिए अगर महसूस हो कि वो नरम या फूले हुए हों, सख्त या क्रैक हों, गर्म या कसे हुए हों। याद रखें, होज़ अपनी उम्दा हालत में मजबूत और लचकदार होता है, फूला हुआ या क्रैक शुदा नहीं। बेल्ट गाड़ी का एक और अहम हिस्सा होता है जिसे रबड़ से बनाया जाता है। सरपेंटाइन बेल्ट बेल्टों की सबसे आम किस्म है। सरपेंटाइन बेल्ट, जिसे ड्राइव बेल्ट भी कहा जाता है, एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर, पावर स्टीयरिंग पंप, कूलिंग फैन और एयर इंजेक्शन पंप वगैरह को पावर फराहम करती है। ये एक अकेली और लंबी बेल्ट होती है जो इंजन के तमाम हिस्सों को चलाती है, जिन्हें दूसरी सूरत में मुतादिद वी बेल्टों की मदद से पावर फराहम करनी पड़ती है। अगर गाड़ी की सरपेंटाइन बेल्ट टूट जाए तो इंजन के जितने हिस्से भी इस बेल्ट से पावर हासिल कर रहे होते हैं वो काम करना छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से इंजन ओवरहीट होकर मुतासर हो सकता है। इसलिए क्रैक्स और इसकी हालत पर नज़र रखें ताकि खतरे की निशानदही की जा सके। टाइमिंग बेल्ट एक और बेल्ट है जो इंजन के अंदर मौजूद होती है। बार बार टकराने का शोर जाहिर करता है कि बेल्ट अपनी जगह से स्लिप हो गई है और इंजन के पिस्टन के साथ टकरा रही है। अगर टाइमिंग बेल्ट टूट जाए तो इंजन को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मैन्युफैक्चरर की हिदायत के मुताबिक किसी प्रोफेशनल मैकेनिक से टाइमिंग बेल्ट चेक करवाना ज़रूरी है। वाइपर ब्लेड्स
वाइपर ब्लेड रबड़ से बना हुआ एक और अहम हिस्सा है। ये बारिश के दिनों में विंड स्क्रीन पर से गर्द गुबार और बारिश के कतरे हटाकर विजन साफ रखने में अहम किरदार अदा करता है। चूंकि विंडशील्ड वाइपर सूरज की गर्म धूप की वजह से मुसलसल ज्यादा दर्जा हरारत का सामना करते हैं, इसलिए गाड़ी चलाने वालों को हिदायत की जाती है कि गाड़ी को पार्क करने के लिए किसी सायादार पार्किंग का इंतखाब करें, बिलखसूस अगर पार्किंग ज्यादा देर करनी हो। दूसरी सूरत में वाइपर ब्लेड्स ऊपर उठा दें ताकि उन्हें विंडशील्ड से दूर रखा जा सके। पावर गाड़ी को फौरी तौर पर चेक करने और सड़क पर इस्तेमाल के काबिल रखने का आसान तरीका है। कई जदीद गाड़ियों में मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, इसलिए इंजन कंपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर कवर हो जाता है। ऐसी गाड़ियों में बाकायदगी के साथ कंप्यूटराइज मैकेनिज्म को मॉनिटर करें। किसी खराबी या वार्निंग लाइट की सूरत में गाड़ी चलाने वाला मुनासिब एक्शन के लिए मंजूर शुदा सर्विस सेंटर से राब्ता कर सकता है।